बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमने आगाज़ किया था जी कैफ 6 का, टैक्स का, और कल कुछ थोड़ी सी बुनियादी बातें को समझने की कोशिश की थी। यानी कि टैक्स के पेपर का पैटर्न क्या होगा, हमें कितनी चीज़ें पढ़नी हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात की थी। फिर हमने टैक्स को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका देखा था, जिसके अंदर अगर मैं क्विक रिव्यू लूँ तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि जी लॉ किसी वर्ड को डिफ़ाइन क्यों करता है। हमने कहा जी अगर लॉ जो है किसी वर्ड का मीनिंग नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग से हट के यूज़ करना चाहता है तो उसको डिफ़ाइन कर ले। कहाँ डिफ़ाइन करें? हमने कहा जी दो जगह हैं जहाँ लेजिस्लेटर इसको डिफ़ाइन कर सकता है। या तो उस रेलिवेंट सेक्शन में जाकर डिफ़ाइन कर ले जहाँ उसने इसका इस्तेमाल करना है, या सेक्शन 2 में एक ही जगह पर अपने वर्ड्स को इस्तेमाल कर ले। इसकी टेक्निकलिटी में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। फिर हमने कहा कि 3 तरह की डेफिनेशन हो सकती हैं जी। एक ऐसी डेफिनेशन जिसमें लफ्ज़ मीन्स का इस्तेमाल आए, वो स्टार्ट हो रही होगी मीन्स। इसका मतलब है कि लेजिस्लेटर ने क्या किया, डिक्शनरी मीनिंग को यकसर मुस्तरद कर दिया और उसने कहा नहीं, इसका सिर्फ वो मीनिंग है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसको हमने कहा था ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन क्या हुआ, लेजिस्लेटर ने कहा इंक्लूड्स। इसका मतलब था डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें फर्दर कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं या क्लैरिफाई की जा रही हैं। फिर हमने कहा एक तीसरी डेफिनेशन हो सकती है जिसमें लफ्ज़ मीन्स भी आ रहा हो और इंक्लूड्स भी आ रहा हो। ऐसे हमने इस थोड़े से सारी चीज़ों को डिफाइन किया था। फिर ये वही कल वाली स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। फिर हमने सेक्शन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा था कि सेक्शन में सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास, इसको कैसे देखते हैं। ये सारा काम भी हमने कल देखा था और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था। एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, थोड़ा सा एक लिंक भी आपको समझ आएगा। खैर एनी हो, अब आज हम इसको दोबारा नहीं देख रहे। फिर हम एक छोटी सी वर्ड्स को और दो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं उसको समझ के फिर चलते हैं ताकि बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। एक लेजिस्लेटर एक वर्ड इस्तेमाल करता है नॉट विद स्टैंडिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है ना आपके नॉर्मल इंग्लिश से, सब कुछ इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ये एक ही वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और लेजिस्लेटर इसको कैसे यूज़ करता है? इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन अदर लीगल प्रोविजन। क्या मतलब हुआ इस बात का? जिस सेक्शन से पहले या जिस जगह पर, अभी मैं ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ, जिस जगह पर नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब आ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली प्रोविजन ओवरराइड कर रही है। यानी जो बात यहाँ लिखी है सिर्फ उसको माने, अगर कहीं और से आपने कोई बात सीखी है उसको छोड़ दें फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, थोड़ी मुश्किल हो गई है, चलिए आसान करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, लॉ ऐसे लफ्ज़ यूज करेगा, आज आ भी जाएगा ये हमारे लेक्चर में। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। अब ये वाला लफ्ज़ या तो किसी सेक्शन की क्लास से पहले लिखा हुआ नजर आता है हमें, सेक्शन में या क्लास में। हमने समझ लिया सेक्शन किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं। या समटाइम लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, या लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा जी, ये लफ्ज़ ये बताता है कि भाई अगर लॉ जहां ये इस्तेमाल हो जाए, मसलन किसी सेक्शन में इस्तेमाल होगा, आज आ भी जाएगा, तो वो कहता है यार इस सेक्शन में जो कुछ आपने बातें सुनी है ना, उसकी ना सुनो बल्कि मेरी बात सुनो। बाद दफ़ा हम कहते हैं ना यार भाई इसकी बात छोड़ें, पहले मेरी बात सुने। नॉट विद स्टैंडिंग का यही मतलब है कि आप दूसरी बातों की प्रोविजन से ऊपर एक बात कर रहे हैं कि वहां जो भी लिखा है उसको छोड़ो यार, पहले मेरी बात सुनो। यानी अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, पीछे कोई बात हो रही थी, यहां कुछ और लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज बता रहा है कि आपने इस वक्त ये वाली बात माननी है, पिछले वाली बात नहीं माननी। अभी एग्जाम्पल आगे चलेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब है उसकी ना सुनो बल्कि मेरी सुनो। अच्छा, इसके रिवर्सल एक लफ्ज आता है सब्जेक्ट टू। नॉट विद स्टैंडिंग का ऑपोजिट वर्ड लेजिस्लेटर यूज करता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है पहले उसकी सुनो बाद में मेरी सुनना। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब था मेरी सुनो, जो वहां लिखा है उसको भूल जाओ। कहां? या सेक्शन में, या पूरे लॉ में, या पूरे मुल्क के कवानीन में, कहीं भी लिखा है, वो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आगे चलेंगे हमें समझ आएगी।
और सब्जेक्ट टू का मतलब है कि पहले उसकी सुनकर आओ। यहां कोई रेफरेंस लिखा होगा सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, कि यार पहले सबसेक्शन 2 पढ़ के आओ, जो वहां लिखा है पहले उसकी सुनो फिर मेरी भी बात सुनो। इसका मतलब है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर प्रोविजन है, ऑन नहीं है, टू अदर प्रोविजन है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अभी थोड़ी देर में, दोनों बातें देखिए एक दूसरे का ऑपोजिट है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है अब ये कानून जो बात यहां लिखी है वो अहम है, कहीं और लिखी है उसको छोड़ दें। और सब्जेक्ट टू का मतलब है जहां पहले कहीं बात लिखी है उसकी अहमियत ज्यादा है। ये दो वर्ड हमें समझ आ गए। अच्छा जी, मैं इसको एक्सप्लेन आगे चल के करूंगा, यहां मैंने बनाई हुई एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिलहाल लॉ में चलेंगे तो समझ आएगी ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, दो छोटी सी बात। एक बार दफ़ा लफ्ज़ शेल इस्तेमाल हो रहा होगा और बाद दफ़ा में इस्तेमाल हो रहा होगा, बस आखिरी बात, फिर इसके बाद लॉ की तरफ आ रहे हैं। शेल कहाँ इस्तेमाल करता है लेजिस्लेटर? जब उसने कोई मैंडेटरी बात कहनी हो, यानी आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जब लफ्ज़ शेल आ गया ना, इसका मतलब है ये काम अब आपने हर सूरत करना है, मैंडेटरी प्रोविजन है, ऑप्शन नहीं है। और जब लफ्ज़ में का इस्तेमाल कर दिया जाए तो इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है, आपका जी चाहे तो कर लें, ना जी चाहे तो ना करें। या जिस बंदे का वहां जिक्र हो रहा है, क्योंकि हर दफा सारे इनकम टैक्स लॉ में आपका ही जिक्र नहीं हो रहा, कभी कमिश्नर का यानी जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उसकी बॉडी है उसका जिक्र हो रहा है, कहीं गवर्नमेंट का जिक्र हो रहा है। अगर गवर्नमेंट के साथ शेल लिखा हुआ है इसका मतलब है गवर्नमेंट को यह काम हर सूरत करना है। अगर आपके साथ शेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने ये काम जरूर करना है। और अगर मैं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन दी जा रही है, आप ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैं और शेल के लफ्ज़ को भी हमने समझ लिया। आइए जी अब आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर इनकम टैक्स के चैप्टर का सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 को हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन है, यानी ये बताता है इनकम टैक्स कैसे चार्ज होना है। कह रहा है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। 2-3 बातें उसने कर दी। अब असल में हमने यही इस सेंटेंस को, यानी लॉ का पहला सेंटेंस आ गया ना अब हमारी क्लास में, इसी को समझने की सारी बात हो रही थी। वो कह रहा है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज। देखिए लफ्ज शैल पहले ही आ गया। क्या मतलब? ये मैंडेटरी बात हो रही है, ये नहीं है कि दिल करे तो टैक्स लगा देंगे, दिल करे तो नहीं, शैल बी इम्पोज। किस पर टैक्स लगेगा? शैल बी इम्पोज ईच टैक्स ईयर, हर साल लगेगा, ऑन एवरी पर्सन। अब लॉ को समझते हुए, लॉ में अब ये एक लाइन आ गई, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉ। ये एक सेंटेंस लाइन आ गई। अब इसमें कई बातें, कई अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके कई मीनिंग हो सकते हैं। मसलन पर्सन, पर्सन पर्सन को अगर आप डिक्शनरी खोलें तो इंग्लिश की डिक्शनरी में पर्सन के कुछ मीनिंग लिखे हुए नजर आएंगे आपको। क्या वो वाला मतलब ले लूं, या जो लॉ वाला कुछ और बात कहना चाह रहा है? ये बात मुझे समझ आएगी कि या तो लॉ लेजिस्लेटर पर्सन को डिफाइन कर दे, तो फिर तो वही मीनिंग असाइन करना पड़ेगा जो इसने डिफाइन किया। कल से यही सीख रहे हैं हम। या फिर जो डिक्शनरी में लिखा है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है टैक्स ईयर। ईयर का एक मीनिंग है हमारे जहनों के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, रिवाज के अंदर, ईयर साल। उसने साथ लफ्ज़ टैक्स लगाया है। अब क्या टैक्स ईयर का मतलब भी वैसा ही साल है जो हम आम तौर पर कहते हैं ये कौन सा साल चल रहा है जी, तो आपको ईयर बोले 21 है, 22 है, 23 है, कौन सा साल चल रहा है? फिर वही बात आ गई कि या टैक्स ईयर को लॉ डिफाइन करे, वरना जो अमूमी मीनिंग है वो लेकर चलेंगे। फिलहाल सेक्शन ये 1(4) ये कह रहा है कि हर शख्स को टैक्स देना है, लाजमी, शैल। कब? जिंदगी में एक दफा नहीं, कहते हर साल, हर टैक्स ईयर में।
किसने देना है? पर्सन ने देना है। अब हमें लॉ से हमने पूछा कि 3 लफ्ज़ हैं भाई, बता दो आपकी कोई ख़ास मीनिंग है इससे, या जो डिक्शनरी में लिखा है वो ले लूँ? 3 लफ्ज़, टैक्स ईयर, पर्सन और टैक्सेबल इनकम। हर इनकम पे नहीं, उसने नहीं कहा इनकम पे टैक्स देना है, नहीं ये नहीं कहा, उसने कहा टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना है आपने। अच्छा जी, तो फिर अब हमने इनको देखना शुरू किया कि अच्छा यार टैक्स ईयर का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो लॉ को जब हमने देखा तो पता चला लॉ तो टैक्स ईयर के 3 मीनिंग ले रहा है भाई, उसने तो 3 तरह की बातें की हुई हैं। इसका मतलब है हमारी मर्जी नहीं चलेगी, जो लॉ डिफाइन कर रहा है वो चलेगा। तो पहली डेफिनेशन आ गई नॉर्मल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, टैक्स ईयर, लेकिन टैक्स ईयर उसने 3 तरह के लिखे हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June and is denoted by calendar year in which the said date fall। नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन में उसने 3 बातें कर दी हैं, 3 अहम बातें। उसने कहा जी नंबर 1, ये 12 month पीरियड का पोर्शन है, 12 महीने होंगे टैक्स ईयर के अंदर। अच्छा, आप कहेंगे सर साल में 12 महीने ही होते हैं। नहीं नहीं, लॉ कुछ भी कह सकता है। लॉ ये भी कह सकता था कि जी साल में 3 महीने होंगे, हम 3 महीने को साल मानेंगे, तो हमें लॉ की फिर भी माननी पड़ेगी। अभी आपको एग्जांपल नजर आएगी। उसने पहली बात की इट्स अ पीरियड ऑफ 12 month। अब आपने ऐसे ही याद करना है, टैक्स ईयर क्या है? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 month। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि कौन से 12 month? नॉर्मली हमें पता है ना, अगर मैं कहेंगे साल में 12 मंथ होते हैं तो कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप जैन से शुरू करोगे, दिसंबर में क्लोज कर दोगे, तो 12 महीने पूरे हो गए। लेकिन लॉ कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये वाले 12 मंथ नहीं चाहिए। कौन से 12 मंथ? वो कहता है 12 मंथ आपने पूरे करने हैं जिसका आखिरी महीना जून हो। बात को गौर करें, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून। इसका मतलब है फिर 30th जून पर लाकर 12 महीने पूरे करने हो तो शुरू कहां से करना पड़ेगा? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब है टैक्स ईयर का मतलब हो गया, नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब हो गया कि जुलाई से शुरू करें और जून पर ख़त्म करें, तो ये टैक्स ईयर बन गया। 2 बातें, एंडिंग ऑन 30th जून। फिर उसने तीसरी बात भी लिखी, उसने कहा अच्छा हम इसको एब्रीविएट कैसे करेंगे, लिखा कैसे करेंगे? उसने कहा डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल। अच्छा जी, पहले तो डेफिनेशन को फिर देखें जरा, कंफर्टेबल हो इसके साथ। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसमें 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए, 12 मंथ का पीरियड हो, नंबर 1। नंबर 2 ने कहा ये 12 मंथ जून में मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया, जून में 12 माह पूरे होने चाहिए, इसका मतलब है जुलाई से शुरू होगा फिर। ओके, फिर उसने कहा जी इसको लिखना कैसे है? उसने कहा जी इसको लिखना है जिस कैलेंडर ईयर में ये फॉल कर रही होगी 30 जून, उससे इसको शो करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा फ़र्क है, पहले पुराना लॉ में हम किसी और तरह लिखते थे टैक्स ईयर को, मतलब क्योंकि लाइक अगर मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूं, ये एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ की, ये जून है, 30 जून है, ठीक है। अब यहां से मैंने 12 मंथ शुरू किए, मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जाहिर है चलना तो मंथ ने किसी सीक्वेंस से ही है ना, तो ये मंथ असल में कौन सा था? ये जुलाई होगा, ये अगस्त होगा, ये सितंबर होगा, ऐसे चलेंगे चलते चलते ये जून आ गया, 30th जून आ गया। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून। 30th जून पर एंड करना है हमें, इस 12 मंथ को एंड कहां करना है? 30 जून पर लाकर एंड करना है। ओके, तो शुरू खुद ही पता चल गया, क्योंकि 12 महीने ही रखने हैं, 14 नहीं रखने, 16 नहीं रखने, 6 नहीं रखने। इसका मतलब है जुलाई से शुरू होगा और जून में। अब ये जुलाई, फर्ज किया हम अगर बात करें तो लेट्स अज्यूम ये था जुलाई 2020, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ गया दिसंबर
2020, और फिर ये यहाँ से ये 2020 था, अब ये 2021 शुरू हो गया, 21। अच्छा, वो जो पुराना लॉ था ना, उसमें हम टैक्स ईयर को ऐसे शो करते थे, हम ऐसे लिख देते थे कि जी ये 2020 और 2021 का साल है। टैक्स ईयर कैसे लिखते थे? 2 साल लिखते थे उसमें, 2021, यानी 2020 के इसमें आगाज हुआ कैलेंडर ईयर के एतबार से, और 2021 में खत्म हुआ। लेकिन ये जो नया लॉ आया ना, इसने कहा यार नहीं हम इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं इसको। इसने कहा एंड इट शुड बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट कौन सी? ये 30 जून वाली सेड डेट फॉल। सेड डेट 2020 में आ रही है कि 21 में आ रही है? 21 में आ रही है सर। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे टैक्स ईयर 2021। बात समझ आई है? 3 बातें की हैं लॉ ने आपके साथ इस एक सेक्शन में। नॉर्मल टैक्स ईयर, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, पहला इंग्रेडिएंट, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल। सेड डेट कौन सी? 30 जून। तो आई होप कि आपको बात समझ आई है कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ ending on 30th June, denoted by the calendar year in which the said date fall. ओके, एक डेफिनेशन आ गई आपके पास। फिर उसने कहा जी क्या सिर्फ टैक्स ईयर हमेशा यही होगा? उसने कहा नहीं, जरूरी नहीं है। हम कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल, खास, जरा जबरदस्त स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स ईयर। आपको पता है हमारे मुल्क में तो बहुत सारे लोग स्पेशल होते हैं, नॉर्मल तो कम ही है। ज़्यादा लोग तो स्पेशल होना ही पसंद करते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में। अच्छा जी, वो कहते जी नहीं, देयर आर सम पीपल जिनका हम स्पेशल टैक्स ईयर बना देंगे। वो क्या है जी? वेयर अ पर्सन इनकम टैक्स ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? एक ऑफिसर है, फिर पढ़ेंगे डिटेल में भी। एक इनकम टैक्स का ऑफिसर है जो आमतौर पर आपके साथ आपके टैक्स मैटर को डील कर रहा है, फॉर द टाइम बीइंग ऐसे समझते हैं। टू यूज 12 मंथ्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। वो कहता है कुछ लोगों के लिए जिनकी कोई ज़रूरत हो सकती है, जिनका जो आमतौर पे इनकम ईयर है ना वो डिफरेंट है, और वो कहते हैं यार अब हम 2 साल बनाएं, हमारी अकाउंटिंग के अंदर इनकम ईयर कुछ चल रहा है, टैक्स वालों ने तो कह दिया जुलाई से जून ही होना चाहिए। वो कहते नहीं सर, हम तो 1 अक्टूबर से शुरू करते हैं और 30 सितंबर को क्लोज करते हैं, तो ये भी 12 मंथ ही बन गए। टैक्स वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं कि सर आप ऐसा करें। असल में टैक्स ईयर का मतलब, असल में इसकी ज़रूरत क्या है? ये वो पीरियड है जिसकी इनकम का मैंने गवर्नमेंट को हिसाब देना है, इसके ऊपर मैंने टैक्स पे करना है। तो मैं गवर्नमेंट के पास एक रिक्वेस्ट लेके गया कि सर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, मेरा बिज़नेस की नेचर ऐसी है कि मैं 1 अक्टूबर से अपना बिज़नेस शुरू करता हूँ और 30 सितंबर तक का अपना हिसाब किताब अपने खाते अकाउंटिंग में बनाता हूँ। आप मेरे ऊपर शफकत करें, मेहरबानी करें, मेरा टैक्स भी इन्हीं 12 महीनों का ले लिया करें। तो गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इजाज़त दे दे तो लेना तो पहले भी 12 मंथ का ही है, आइंदा ये वाले 12 मंथ का साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं अगर कोई ऐसा शख्स हो लेकिन ये खुद से ही कर ले, वो कहते हैं नहीं, खुद नहीं कर सकते, आप हमारे से इजाज़त लेंगे, द कमिश्नर, ठीक है। वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय कमिश्नर टू यूज 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी पर्सन्स स्पेशल टैक्स ईयर। इसका मतलब है स्पेशल टैक्स ईयर पे गौर करें, इसमें भी वही 3 इंग्रेडिएंट बताने हैं उसने कहा जनाब नंबर 1 ये भी 12 मंथ का ही पीरियड होगा। हाँ, उसने कहा ये शर्त खत्म हो गई कि जून पर ही क्लोज हो, क्योंकि जब हम क्लोजिंग डेट लगा देंगे फिर तो ये खास ईयर की बात हो रही है ना। वो कहते नहीं खास ईयर की बात नहीं हो रही, कोई से 12 मंथ हो सकते हैं जो आपको कमिश्नर अलाउ कर दे, जहां से भी शुरू कर दे। ओके, कहते फिर इसको शो कैसे करेंगे? वो कहता है इसको शो करेंगे एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर
रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। इसको मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं, अभी जरा एग्जाम्पल के अंदर बात वही 3 इसके अंदर भी आ गई। लेकिन हुआ क्या, अब ये वाला टैक्स ईयर कौन सा ईयर है जिसके अंदर 12 मंथ ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एंड जून पर हो रहा हो। यानी जब मैंने एंड फिक्स किया तो इसका मतलब है स्टार्ट भी फिक्स हो गया ना। एंडिंग ऑन 30th जून से क्या मतलब निकला था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। लेकिन लॉ ने क्या किया, एक बात को एक्सप्लेन कर दिया ताकि 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं। लॉ ये भी लेजिस्लेटर जब लॉ बना रहा था वो ऐसे भी बना सकता था, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंडिंग ऑन 30th जून। बिल्कुल हो सकता था, ऐसे लिखा जा सकता था। लेकिन लेजिस्लेटर ने कहा नहीं, मैं स्टार्टिंग क्यों लिखूं, मैं कहता हूं जी 30 जून को खत्म हो और 12 महीने पूरे हो, तो बाय डिफॉल्ट खुद ही लिखा गया कि ये कम जुलाई से शुरू होगा। इसीलिए स्पेशल ईयर में एंडिंग नहीं लिखी जा रही। उन्होंने कहा जी 12 मंथ होने चाहिए, कमिश्नर आपको अलाउ कर दे, तो फिर ये वाले 12 मंथ आपके क्या कहलाएंगे, स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएंगे। ओके, चलिए जी। The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer। वो कहता है बोर्ड के पास, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप समझ लें फिलहाल ऐसे नॉन टेक्निकल लफ्ज, गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिलहाल आप नॉन टेक्निकली इसको समझें तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि किसी भी क्लास ऑफ टैक्स पेयर को क्या कर दे, उसके लिए स्पेशल टैक्स ईयर बना दे। मसलन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर इंडस्ट्री, वो ये जो फसाद भरपा हुआ खड़ा है, फलां करप्शन तो फलां, वो कहता है गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल टैक्स ईयर बनाया हुआ है। क्या जी, ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से और एंड हुआ करेगा 30 सितंबर में। ओके, गवर्नमेंट ने ये रूल बना के नोटिफाई कर दिया, तो शुगर इंडस्ट्री इसको फॉलो करती है। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, चावल एक्सपोर्ट, चावल नहीं मैंने कहा बेटा, नहीं गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो नहीं हम क्लास में। चावल, राइस, ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो पाकिस्तान से बाहर राइस भेज रहे हैं उनके लिए स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। आमतौर पे जनवरी टू दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं ना। FBR ने, बोर्ड ने कहा जी आप कैलेंडर ईयर ही यूज़ कर ले। ओके ठीक है, अब ये यही यूज़ करेंगे। ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ठीक है ना, बैंक का तो पता है ना आपको, जहाँ बिजली का बिल आप जमा कराना चाहते हैं। अच्छा हाँ, वो तो अब इजी पैसा पे भी जमा हो जाता है, ठीक है। नहीं, बैंक फिर वो पर्टिकुलर जगह हुई जो जिसको हम बैंक कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, इसको भी उन्होंने कहा जनाब आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यूज करेंगे। ओके ठीक हो गया, स्पेशल टैक्स ईयर। जरा गौर करें, क्या इन तीनों बातों में वो दोनों इंग्रेडिएंट मौजूद हैं? क्या ये पीरियड ऑफ 12 मंथ हैं? सोचिए जरा, देखिए 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, यस इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये तो 12 मंथ है। जनवरी टू दिसंबर बिल्कुल 12 मंथ है, बिल्कुल 12 मंथ है। हाँ, ये कैसे पता चले कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट एंडिंग ऑन 30 जून। अगर ये जून में क्लोज हो रहे होते और होते भी 12 मंथ, 2 शर्तें हैं, जून में एंड हो रहे हों और हों भी 12 मंथ, तो फिर ये नॉर्मल टैक्स ईयर बन जाता है। हों 12 मंथ और अदर देन जून क्लोज हो रहे हों तो ये स्पेशल टैक्स ईयर बन जाता है। आसान सी बात है, कोई लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है अगर आप समझना चाहें तो। लेकिन क्या है, बोर्ड हैज द अथॉरिटी। आप खुद से नहीं जी मेरी तो दिल कर रहा है मैं जनाब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब दिया करूंगा। नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि जी आपका जैसे दिल करे, जो जी में आए आपका उसने करिश्मा साज करे, ये नहीं कह रही गवर्नमेंट। करीब माननी तो हमारे से ही पड़ेगी। हाँ, कुछ इख्तियार अभी आपको देगी गवर्नमेंट, अभी चलते आगे तो 2 बातें आपको समझ आ गई, नॉर्मल टैक्स ईयर वर्सेस स्पेशल टैक्स ईयर।
ओके चलिए जरा मुझे सोच के बताइए, जो जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, ये कितने अरसे का पीरियड होता है जी? नॉर्मल टैक्स ईयर 12 मंथ का। जी स्पेशल टैक्स ईयर कितने अरसे का होता है? 12 मंथ का। अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स ईयर एंड कहां होता है? जून में। स्पेशल टैक्स ईयर कहां एंड होता है? अदर देन जून। लाजमी है अदर देन जून, क्योंकि अगर जून में एंड करेंगे तो फिर तो नॉर्मल बन जाएगा ना। अदर देन जून कहां कहां एंड हो सकता है जी? जनवरी में एंड हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है नहीं, जून में नहीं हो सकता, जुलाई में हो सकता है। अगर अदर देन जून कहीं भी 30 जून के अलावा कहीं भी क्लोज हो रहा हो और 12 मंथ का पीरियड हो तो देन ये इसका लिटमस टेस्ट है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है बल्कि क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर है। बात क्लियर हुई? ओके चलिए जी आगे चलते हैं। अब कुछ प्रोविजंस आई यहां हमें हेल्प, वो जो मैं कह रहा था ना जैसे जैसे पढ़ेंगे। अ पर्सन मे अप्लाई, मे लफ्ज मे इस्तेमाल हुआ, आज ही हमने सीखा है कि मे जब इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब है कंपल्सरी नहीं, आपको ऑप्शन दी जा रही है। अ पर्सन मे अप्लाई टू कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और फ्रॉम स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल टैक्स ईयर, and the same can be granted subject to any condition that may be imposed by commissioner। वो कह रहा है जी हर आदमी जरूर जरूर कमिश्नर के पास जाए और जाकर उसे कहे कि मेरा टैक्स ईयर स्पेशल कर दें। नहीं, वेरी गुड, शाबाश, आपको समझ आ गई। आप कह रहे सर ये आपने कहां से पढ़ दिया? यही वो बेनिफिट है अल्हम्दुलिल्लाह जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे। तो जब मैंने आपसे कहा हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो कमिश्नर के पास जाए और जाकर कहे कि जी मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर की बजाय स्पेशल कर दे या स्पेशल से नॉर्मल कर दे, तो आप फ़ौरन पकड़ेंगे कि नहीं नहीं जाहिद साहब, सर आप गलत कह रहे हैं। लाजमी है, आपने कहाँ से तर्जुमा किया? यहाँ तो मैं लिखा हुआ है, ऑप्शन है। हर शख्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर उसे लगे कि यार ये नॉर्मल टैक्स ईयर उसके लिए ठीक नहीं है, ही मे अप्लाई टू कमिश्नर। इसीलिए तो अभी आज ही सिखाया आपको मे और शेल का इस्तेमाल। ओके, और कमिश्नर चाहे तो कमिश्नर कैन ग्रांट, उसके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि जी आप क्योंकि मैंने अप्लाई किया तो जरूर अब आपको करेंगे। कहते नहीं, ऐसे थोड़े, आप इतने बड़े आदमी थोड़े। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ लोगों के लिए कानून वैसा ही बन जाता है ना जैसा वो चाह रहे होते हैं। चलिए अभी हम वो बात नहीं करते। द सेम कैन बी ग्रांटेड, और कोई कंडीशन लगाना चाहे कमिश्नर तो लगा सकता है, उस वक्त कुछ शर्त लगा दे कि नहीं फिर आप ये नहीं ये भी करेंगे। ओके ठीक है, जो शर्त लगाएगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू, यानी वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। यही आज ही सीख रहे थे कि जब सब्जेक्ट टू का मतलब होता है, इसका मतलब है पहले कोई कंडीशन पूरी करके आओ। सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो कहता है जो फिर शर्तें लगेंगी वो माननी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप अपनी पसंद की बात मान लें और जो शर्तें लगी हैं वो माने नहीं, नहीं नहीं, फिर वो भी माननी पड़ेगी सर। ओके, एक ऑप्शन आ गया। दूसरी बात, अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा, यानी स्पेशल टू नॉर्मल। ठीक है ना? अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल granted by commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being here। वो कहता है अगर किसी शख्स को अप्रूवल दे दी कि जी जनाब आप जाइए, आप नॉर्मल टैक्स ईयर को छोड़ दें, स्पेशल में चले जाएं, वो कहता है ये हुर्फ़े आखिर नहीं हो गया। कमिश्नर को कभी लगे कि यार उस वक्त जो ये बात कह रहा था ना ठीक थी, ओके इसको नॉर्मल से मैंने स्पेशल अलाउ कर दिया, लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं, अब इस बंदे को जरूरत नहीं है, तो कमिश्नर कैन विड्रॉ। ओके नहीं जनाब चलिए निकले निकले यहां से, भाई उठो नॉर्मल में वापस जाओ। आपके हालात ऐसे नहीं हैं कि अब आपको स्पेशल ट्रीट किया जाए,
छोड़े भाई, नॉर्मल में वापस चले, नॉर्मल टैक्स ईयर में। वो कहता है लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे भी नहीं है कि कमिश्नर एकदम से एक बंदे को कहे कि चलो भाई निकलो भागो यहाँ से, नहीं। वो कहते नहीं, ओके कमिश्नर के पास ये इख्तियार है, लेकिन उसने ये इख्तियार इस्तेमाल कैसे करना है। वो कहते हैं पहले आप उस बंदे को बुलाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देंगे, यानी उसको नोटिस दे के बुलाएंगे कि यार हमारा जी चाह रहा है, अब आपके हालात बेहतर हो गए हैं, जिन हालात की वजह से हमने आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया था हम ये ख़त्म कर रहे हैं, आपकी कोई राय है तो आप बताइए आके। आप अपना भी यानी आपका मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर कमिश्नर फैसला करेगा, एक तरफा फैसला नहीं करेगा। वैसे नहीं फैसले होंगे जैसे आपके साथ घर में हो रहा है। जी जी नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। आपने देखा ना कई दफ़ा आपकी राय नहीं ली जाती, आपके ऊपर फैसला बता दिया, वालिद साहब बताते हैं बस ऐसे ही होगा भाई, चलो ख़त्म। बाद दफ़ा हम एज अ टीचर हम कहते हैं नहीं भाई ये ऐसे ही होगा, भाई आपसे राय नहीं मांगी जा रही, क्योंकि जाहिर है आपसे राय मांगे ना, टेस्ट किस दिन लेना है, तो बस फिर इस सेशन में एक भी टेस्ट नहीं हो सकता, फिर तो आपकी राय का एहतराम करते करते टेस्ट तो एक भी नहीं ले सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ को कानून कह रहा है नहीं ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, आपने इस बंदे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, उसका मौक़िफ़ सुन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि कमिश्नर आपके मौक़िफ़ से एग्री करे, आपसे राय ली गई है, हुक्म नहीं मानना आपका, फिर जो कमिश्नर का दिल करेगा वो कर देगा। यानी आप नॉर्मल में हैं आपको स्पेशल में भेज दे, आप स्पेशल में हैं आपको वापस नॉर्मल में भेज दे, लेकिन आपकी सुन ले एक मरतबा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आपको प्रोवाइड कर दी जाए, आपको सुन लिया जाए। दो बातें। तीसरी बात, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, अब ऊपर जो कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किया, आपको आपकी राय सुनी, फिर उसने फैसला कर दिया, एन ऑर्डर ऑफ द, इसको इस फैसले को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। An order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of the special tax year or normal tax year, as the case may be, as may be specified in the order। वो कहता है कि जो उसने टैक्स ईयर बनाया है, फिर अब जहाँ से वो ईयर शुरू हो रहा है वहाँ से आप इसको अफेक्ट करेंगे। आगे हम इसे केस स्टडी में ज़रा डेट्स डालकर इसके ऊपर बात करेंगे आपसे। ओके, कुछ बातें हमें समझ आ गई। एक बात और, आखिरी बात, आप कमिश्नर के पास गए थे, आपने नॉर्मल टैक्स ईयर छोड़ के स्पेशल में चले गए थे, कमिश्नर को कुछ सालों के बाद लगा कि अब आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ नहीं करना, वापस नॉर्मल में भेजना है, तो लॉ ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है, पहले आपको सुन ले, आपको नोटिस दे के बुलाए, आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आपको प्रोवाइड करे, आपका मौक़िफ़ ले ले। ठीक है जी, ले लिया मौक़िफ़, ले लिया। अब उसने कहा जी नहीं, आपका मौक़िफ़ रद्द, आपको वापस नॉर्मल में ही जाना है। अब हो सकता है आप कहें ठीक है जनाब, अब ये कह रहा है तो नॉर्मल में जाना है तो ओके बिस्मिल्लाह, लेकिन हो सकता है आप कहें कि नहीं नहीं मैं मुतमईन नहीं हूँ भाई, मुझे तो स्पेशल में ही रहना है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर मे फाइल, जरूरी नहीं है, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन। जैसे होता है ना, एक अदालत का फैसला आता है, आप अगली अदालत में चले जाते हैं, कमिश्नर का एक फैसला आया है, आप एक रिव्यू एप्लीकेशन लेकर चले गए हैं, कहां पर, एप्लीकेशन विद बोर्ड, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम बीइंग ग्रांटेड परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉल ऑफ द सेम एंड डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी। वो कहता है क्या हुआ, आप मुतमईन नहीं नजर आ रहे थे, तो आप कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट बोर्ड में एक टर्मिनल बना हुआ होगा, एक काउंटर बना होगा, आपने वहां एप्लीकेशन जमा करा दी कि जनाब मैंने तो स्पेशल टैक्स ईयर कहा हुआ था, इन्होंने मुझे निकाल के नॉर्मल में डाल दिया, मेरे लिए तो फिजिबल नहीं है, मैं नॉर्मल में नहीं जाना चाहता। तो बोर्ड आपकी बात सुनेगा, एक किस्म का केस आपने फाइल कर दिया, आपका मौक़िफ़ सुनेगा, और सुनकर फिर बोर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको ठीक लगेगा वो फैसला कर देगा। लेकिन साथ ही लिखा हुआ है कि बस ये फाइनल होगा। क्या मतलब, फाइनल होने से क्या मुराद है, अब आप यहाँ से निकल के आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा 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 ओके आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। कहते नहीं ये फाइनल हो गया डिसीजन, ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसको उठा के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। भाई 12 महीनों का आपने टैक्स देना है, कौन से 12 महीने होंगे, सिर्फ इसमें इख्तलाफ है, कोई भी हो सकते थे।
लेकिन लॉ ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आपको लगे कि कमिश्नर मेरे साथ पर्सनल हो गया था, मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो आपको सेकंड फोरम दे दिया गया है कि ओके चलिए आप बोर्ड में अप्लाई कर दें, इसके अपील कर दें, इसको हम अपील कहते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन दे दें कि भाई आप इसको काइंडली दोबारा नजर सानी फरमा लें। लेकिन अगर बोर्ड ने भी फैसला दे दिया तो बोर्ड का फैसला फाइनल है, अब आप इस पे जहमत ना करें कि आप इसको लेकर हाई कोर्ट जाएं और इसको नॉर्मल नहीं, वो कहते बस ये छोटी सी बात थी, आपका एक राइट था, आपको दे दिया, हो सकता है बोर्ड आपके हक में फैसला दे दे। लेकिन अगर बोर्ड ने आपके हक में फैसला नहीं दिया तो अब आप इससे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई कहानी, ये बस इतनी की, वो कहते हैं इतना ही खेलना था हमने इसके ऊपर। ओके, हमें समझ आई कि नॉर्मल टैक्स ईयर किसको कहते हैं। 3 बातें, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना रहता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया एक और आखिरी, 3 तरह के टैक्स ईयर थे ना, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आजकल ये ट्रांजिशनल पीरियड से तो आप वैसे भी बड़े वाकिफ होंगे ना, आजकल आपको हो रहा है जी आई कैप की नई स्कीम कब आ रही है सर, क्या होगा। नहीं नहीं, जब नई स्कीम आएगी तो पुराने बच्चों को कुछ टाइम दिया जाएगा ना, कि जो पुरानी स्कीम में आए हुए हैं वो यार इतने अरसे तक पेपर वेपर पास करके चले जाएं, ये नई स्कीम इन पे अप्लाई ना हो। उसी पीरियड को तो ट्रांजिशन कहते हैं। यानी ट्रांजिशन का एक नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक चीज़ आ जाए और एक पुरानी जा रही हो तो इसके दरमियानी टाइम को हम ट्रांजिशनल टाइम फ्रेम कहते हैं आमतौर पर। देखिए क्या, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स either from normal tax year to special tax year or vice versa. The period between the end of the last tax year prior to the change and the date on which the चलिए मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। एक शख्स का नॉर्मल टैक्स ईयर था, यानी वो 1 जुलाई से 30th जून तक उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था। उसने एप्लीकेशन दी, उसने कहा जनाब आप मुझे 1 अक्टूबर से 30th सितंबर तक का टैक्स ईयर अलाउ कर दें। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, कमिश्नर ने अलाउ कर दिया। अब जरा सोचिए, इसको इजाजत मिली, उसने कहा जी अच्छा अब जो आपका ये टैक्स ईयर है ये कब खत्म हो जाएगा, 30 जून को, और अगला कब शुरू होगा, ये कब अक्टूबर को। तो इस साल के लिए, 1 साल के लिए जुलाई अगस्त सितंबर, क्या इन 3 महीनों की छुट्टी हो गई कि जनाब ये 3 महीने आप जो मर्जी इनकम कमाएं, जो मर्जी करें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। कहता नहीं नहीं हम इतने अच्छे कहाँ हैं। कहते ये जो 3 महीने हैं ना दरमियान में जो आएंगे, इन 3 महीनों को ही हम ईयर बोल देंगे। ये एक स्पेशल टैक्स ईयर नहीं है, क्योंकि स्पेशल के लिए तो 12 महीने होना जरूरी था। ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी 12 मंथ जरूरी था। ये शॉर्टर पीरियड होगा हमेशा, 3 माह, 4 माह, 5 माह, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। इसका नाम रख दिया हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बात समझ आई है? आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्विच करके किसी स्पेशल में जा रहे हैं, या स्पेशल से स्विच करके नॉर्मल में वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है बीच में कोई 2 माह, 3 माह, 4 माह का कोई गैप क्रिएट हो रहा हो। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हमने हर टाइम का, हर महीने का टैक्स तो आपसे लेके छोड़ना है। तो फिर इन 3 महीनों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका मतलब है, एक बड़ी अहम बात है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कभी भी 12 मंथ पीरियड नहीं होगा, ये लेस देन 12 मंथ होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ होगा। उसमें फिर एक चीज और भी हमने ऐड की, नहीं नहीं सर खाली 12 मंथ नहीं होगा, इट मस्ट बी एंडिंग ऑन 30th जून। अच्छा, कहीं भी एंड हो जाए फिर कहा सर ये तो फिर स्पेशल टैक्स ईयर हुआ। अच्छा, अगर 12 मंथ ना हो तो फिर कंक्लूसिव बात हो गई कि ये कौन सा टैक्स ईयर है, फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। इट्स ऑलवेज लेस देन अ ईयर। 6 माह का हो सकता है, 4 माह का हो सकता है, 3 माह का हो सकता है, 2 माह का हो सकता है, डिपेंडिंग क्या बीच का गैप क्रिएट हो रहा था। उस गैप को कवर करने के लिए हमने एक नाम रख दिया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा चलिए,
जरा देखिए जी, हम कुछ टैक्स ईयर की एग्जांपल लेकर जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है जी एक पीरियड है जो कि 1/09/2019 से शुरू हुआ और 31/08/2020 है। तो बताइए ये क्या है। हमें सबसे पहले नोट करना है कि कितने मंथ की बात हो रही है। क्या ये 12 मंथ की बात हो रही है? यस, 9th मंथ के शुरू हुआ और अगस्त में, यानी सितंबर से शुरू हुआ और अगस्त में कंप्लीट हुआ। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। जैसे ही 12 मंथ हुआ तो हमें एक बात समझ आ गई, या ये नॉर्मल है या ये स्पेशल है। ठीक है ना, या ये नॉर्मल है या ये स्पेशल है। अब हमने देखा ये एंड कब हो रहा है, क्या 30 जून को एंड हो रहा है? नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर हुआ। एक बात हमने कहा जी ये तो स्पेशल टैक्स ईयर है बिकॉज 12 मंथ तो हैं, लेकिन 30 जून को आखिर नहीं हो रहा, एंड 30 जून को नहीं हो रहा। ओके, बात समझ आ गई ना। अब एक बात रह गई थी, इसको डोनेट कैसे करना है, शो कैसे करना है, एब्रीवेट कैसे करना है। अब आपने हमेशा ऐसे सोचना है, जरा वो जो एक लाइन मैंने कहा था ना आगे चल के एक्सप्लेन कर, अब आपने सोचना है अब इमीडिएट 30 जून कब आएगा। हम कहां खड़े हैं? 31 अगस्त 2020। अब जून कब आएगा? 2020 का जून तो गुजर गया है, तो अब तो जून 2021 में आएगा। तो फिर टैक्स ईयर क्या लिखूं इसका? 2021। यानी जहां टैक्स ईयर आपका खत्म हुआ है ना, आपने देखना अब जून कब आएगा, उस कैलेंडर ईयर को लिख दें। तो जून कब आएगा? 2021 में जाके आएगा, तो इसको हम 2021 से एब्रीवेट कर देंगे। अच्छा जी, एक और टैक्स ईयर लिया, यकम जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020। क्या 12 मंथ पूरे हो गए? यस सर। तो फिर स्पेशल टैक्स ईयर हो गया क्योंकि जून नहीं है। अब जून कब आएगा? अब इसके बाद जून कब आएगा? 20 में आएगा? नहीं, 20 वाला तो जून गुजर गया हुआ है। तो फिर जून कब आएगा? 21 में आएगा। इसका मतलब है इसको भी टैक्स ईयर 2021 ही लिखो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 कितने महीने हो गए? सर 12 मंथ हो गए। ओके, अगर 12 मंथ हो गए हैं तो फिर तो ये या नॉर्मल है या स्पेशल है। कब एंड हो रहा है? अदर देन जून, तो फिर ये भी स्पेशल हुआ। अब जून कब आएगा? 2021 में ही आएगा। अभी तो मार्च में खड़े हैं, तो टैक्स ईयर क्या लिखूं? 2021। आप समझ आ रही है? टैक्स ईयर कैसे शो करना है, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम देखते हैं जहां टैक्स ईयर क्लोज हुआ, या वो खुद जून हो या उसके बाद जून का बार है, वो कैलेंडर ईयर लिखते हैं। अच्छा जी, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 मई से 30 अप्रैल 12 मंथ हो गए, स्पेशल टैक्स ईयर। जून अब कब आना है? 21 में ही आ जाएगा। चलिए जी एक और लिखते हैं। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021। एंड कब हो रहा है? जून। जून एंडिंग ऑन जून, तो ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर बन गया। अब ये नहीं पूछना जून कब आएगा, ये तो खुद ही जून है, तो 2021 लिख दिया सामने। बात समझ गए? ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है जी एक टैक्स ईयर चला है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021। कितने महीने हैं? कितने महीने? अप्रैल मई जून, ये तो 3 मंथ्स है। इट्स नॉट पीरियड ऑफ 12 मंथ। आपने कहा सर फिर ये नॉर्मल टैक्स ईयर भी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल में भी और नॉर्मल में भी 12 मंथ होना बड़ा जरूरी है। 12 मंथ तो नहीं है। ओके, लेस देन 12 मंथ के पीरियड को क्या कहते थे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। शो कैसे करना है? ये खुद ही जून है, या फिर उसी तरह देखना है जून कब आ रहा है। तो ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड हमेशा लेस देन अ ईयर होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। बाकी के तमाम क्या बचे? सर एक ही तो बचा है, ट्रांजिशनल, वो हमेशा लेस देन अ ईयर होगा।
2 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 12 मंथ नहीं हो सकता। जैसे ही 12 मंथ हो गए तो ये तो बन गया, क्या बन गया, ये तो फिर या स्पेशल टैक्स ईयर बन गया या नॉर्मल टैक्स ईयर बन गया। तो आपने देखा वही छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मे का इस्तेमाल कहाँ आ गया, शेल का इस्तेमाल कहाँ आ गया, सब्जेक्ट टू का कहाँ आ गया, नॉट विद स्टैंडिंग अभी नहीं आया और आ जाएगा आगे चलेगा। तो वो खौफ निकालें अपने अंदर से कि जी टैक्स मुझे समझ नहीं आएगा, जी टैक्स को मैं कैसे करूँगा। नहीं नहीं, आप ही के लिए बना हुआ है टैक्स, आप ही को समझ आने वाला है। ठीक होगी बात जी। चलिए जी आगे चलते हैं, वही हम उधर से ही चल रहे हैं। वहाँ उसने कहा था एवरी पर्सन शैल पे अ टैक्स फॉर टैक्स ईयर ऑन हिज टैक्सेबल इनकम। इनकम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, तो इनकम डिफाइन हो रही है कहाँ पर, सेक्शन 2 क्लास 29 में। हाँ सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन 2 क्लास 29। नहीं नहीं सर ये तो सब सेक्शन है। नहीं, कल हमने सीखा था कि अगर किसी सेक्शन में मुख्तलिफ बातें हो रही हों तो जो नंबरिंग चलेगी वो क्लास कहलाती है। सेक्शन 2 क्लास 29, क्योंकि सेक्शन 2 हमें पता है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, तो इसको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। खैर ये बात कोई बड़ी वो नहीं। अब देखिए जी आ गया जी, अब इनकम की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 2 में लिखी हुई है। क्या वो कहता है जी, इनकम इंक्लूड्स, जरा तवज्जो करें, इनकम इंक्लूड्स, ऐसी डेफिनेशन जो इंक्लूड से शुरू हो रही हो, इसका मतलब है नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर मौजूद है। लॉ कुछ बातों को क्लैरिफाई कर रहा है, या ऐड कर रहा है या क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है ना, या ऐड कर रहा है या क्लैरिफाई कर रहा है। इनकम इंक्लूड्स नंबर 1 एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो कहता है ये इसमें शामिल है, अगर किसी को कोई शक है तो इसको दूर कर ले। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रजीम। ये बातें आगे चल के पढ़ेंगे। फाइनल टैक्स रजीम हम ऐसा होता है कि जिसमें कोई बंदा किसी को पेमेंट करता है ना, तो उसका एक टैक्स काट लेता है, कहता है बस यही आपका फाइनल टैक्स है। ये आगे डिटेल में हमने पढ़नी है बातें, यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिक्र आ रहा है दायरे। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, मसलन डिविडेंड है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ये एग्जाम्पलीफाई किया। वो कहता है अगर किसी अमाउंट को हम इस लॉ में ट्रीट कर लें कि ये आपकी इनकम है, भले वो इनकम ना भी हो, तो 3 बातें लॉ ने बताई। और चौथी बात अहम, उसने कहा एनी लॉस ऑफ इनकम, अगर किसी इनकम को कोई चीज़ इनकम हो उसमें लॉस हो जाए तो हमें लॉस का लफ्ज़ नहीं हम यूज़ करेंगे, हम उसे नेगेटिव इनकम कह देते हैं टैक्स में। बात समझ आइए। वो कहता है ये 4 बातें आपकी इनकम में हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये 4 है? वो कहता है नहीं नहीं सिर्फ नहीं, मैंने कहा भाई, मैंने कहा इनकम इंक्लूड्स। आपके जहन में जो इनकम की पहले कोई डेफिनेशन है, मसलन आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, वहाँ से सैलरी मिलती है, तो यहाँ तो नहीं लिखा कि सैलरी इनकम है कि नहीं है। कहते भाई मैंने कब कहा है कि यहाँ जो लिखा है खाली हुआ है, या तो मैं लिखता ना इनकम मीन्स, अगर यहाँ लफ्ज़ मीन्स लगा दें तो फिर मतलब ये होता है कि भाई आज के बाद इनकम हम सिर्फ इन 4 बातों को कहते हैं। लेकिन नहीं नहीं, मीन्स नहीं लगाया, लेजिस्लेटर ने लफ्ज़ मीन्स नहीं लगाया, बल्कि उसने क्या कहा है, उसने कहा इंक्लूड्स। इसका मतलब है नॉर्मल मीनिंग अपनी जगह ही खड़ा है। यही तो वो रोना रो रहे हैं हम कि भाई नहीं, छोटे छोटे अल्फाज हैं, इनको समझ लें ताकि लॉ पढ़ते हुए आप खुद समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ और लॉ मुझे इस वक्त क्या कह रहा था। अच्छा जी चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद सेक्शन 11 आ गया। सेक्शन 11 हेड्स ऑफ इनकम, कि इनकम जो है, अब इनकम की तो एक लंबी हमने बात पढ़ ली, बहुत सारी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप हो सकती है ना इनकम की दुनिया में। लॉ कहता है, सेक्शन 11 कहता है नहीं नहीं यार, जितनी भी दुनिया में इनकम है ना, हमने उनके कितने हिस्से बना दिए, 5 हिस्से बना दिए। फॉर पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स। इसको हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के हमने 5 हेड बना दिए।
या तो कोई इनकम सैलरी होगी, या कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, या कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, या कोई इनकम कैपिटल गेन होगी, या कोई इनकम अदर इनकम होगी। बस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम। असल में 70% ऑफ सिलेबस आपका सेक्शन 11 बता रहा है आपको। यही 5 चैप्टर आपने असल में पढ़ने हैं, यही 5 चैप्टर हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। यहीं से तो हमने सारा काम करना है भाई। इसका मतलब है ये 5 हेड ऑफ इनकम है। हर हेड को अब हमें अलग अलग पढ़ना है कि अच्छा यार सैलरी की इनकम कैसे चलती है, प्रॉपर्टी इनकम कैसे चलती है, बिजनेस इनकम कैसे चलती है, कैपिटल गेन किसे कहते हैं, अदर इनकम किसे कहते हैं। यही तो पढ़ने के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये सेक्शन ना सिर्फ स्कोप ऑफ बता रहा है हमें, ये मैंने सिलेबस भी बता रहा है हमें। अच्छा जी, income of a person under a head of income for a tax year shall be total of the amount derived by person in that tax year that are chargeable to tax under the head as reduced by total deduction if any allowed। बाद दफ़ा क्या होता है आपको पता है, इनकम हम किसे कहते हैं, समटाइम जो कोई खर्चे हुए हो बीच में से माइनस कर देते हैं। लेकिन ये सब बातें अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। असल में ये जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ना, ये असल में एक लॉ का एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। कोई बात इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। हम एक छोटा सा विजिट ले रहे हैं, टूर ले रहे हैं लॉ के ऊपर। फिर 1 बाय 1 एक लेक्चर और रह गया, उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपका एग्जैक्ट काम शुरू हो गया। फिर वापस आएंगे, हम सिलेबस का पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर 4 से, एंड भी करते हैं चैप्टर 4 पे। बिकॉज चैप्टर 4 एक टोटल लॉ का एक स्ट्रक्चर समझा रहा है आपको। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर समझाएंगे तो भी आपको बहुत सारी बातें तो पढ़ी नहीं हुई, समझी नहीं हुई, उनको कैसे समझेंगे, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो हमने चंद बातें जो हमारी बेस बन जाए जिससे वो पढ़ेंगे, फिर हम इन चैप्टर को, ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे पहले। ये 5 चैप्टर पढ़ के फिर वापस आएंगे चैप्टर 4 पे, क्योंकि अब हमें सारी बातें हमें खुद से पता होंगी। अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, फिर हम इनको बेटर वे से समझ सकेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं सिलेक्टेड कुछ चीज़ें आपकी बेस बनाते हुए चल रहा हूँ। तो हेड्स ऑफ इनकम ने हमें बेस बता दी। कितने हेड्स हैं जी? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ साथ? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हर हेड को हम जाकर फिर डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से नहीं है, इनकम कैसे निकलेगी, इनकम कैसे नहीं निकलेगी। तो बस ये एजेंडा हमारा आज का टारगेट बस यहीं तक था। अगर हम रिविजिट करें कि आज के हमने इसमें लेक्चर में क्या क्या बातें सीखी हैं, तो सबसे पहले तो हमने टैक्स इनकम की एक डेफिनेशन देखी थी, और एक हमने सेक्शन 4 के अंदर चार्जेबिलिटी पढ़ी थी। वहीं से हमने देखा कि अच्छा टैक्स ईयर किसको कहेंगे। मेन काम आज हमारा वहाँ लगा। हमने कहा देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्स ईयर। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 स्पेशल टैक्स ईयर, नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर किसको कहा? हमने कहा ये पीरियड ऑफ 12 मंथ है, एंडिंग ऑन जून है, ठीक है, और कैलेंडर ईयर जिसमें जून आ रहा है उससे इसको शो करेंगे, लिखेंगे। अच्छा जी, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? हमने कहा ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ है, लेकिन एंडिंग अदर देन जून वाला है। इसको शो कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? अब जो इमीडिएट जून आएगा जिस कैलेंडर ईयर में, वो उससे शो करेंगे। ओके। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा? इट्स अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। जब हम नॉर्मल से स्विच करके ट्रांजिशन उसमें जा रहे हो स्पेशल में, या स्पेशल से स्विच करके वापस नॉर्मल में आ रहे हो, तो आमतौर पर उस वक्त ये अराइज होता है। 3 माह के लिए आ सकता है, 6 माह के लिए आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ये कभी भी 12 मंथ का पीरियड नहीं होगा। इसको हम ट्रांजिशनल कहते हैं। ये वन ऑफ आता है, ये स्विच करने के दौरान आता है, अदरवाइज नहीं आता। जैसे 2013 की स्कीम आई हुई थी ना, 2013 से लेकर आज हम 2021 में खड़े हैं, अभी तक कुछ नहीं, कोई ट्रांजिशनल स्कीम का जिक्र नहीं आ रहा था, बिकॉज इसके दरमियान में कोई ट्रांजिशन हो नहीं रही थी। अब जब नई स्कीम आएगी तो वहाँ ट्रांजिशन होगी, तो वहाँ ट्रांजिशन फेज आएगा। यानी स्विच करते हैं तो ट्रांजिशन क्रिएट होता है। इसी तरह स्विच करने से ही टैक्स ईयर में ट्रांजिशन क्रिएट होगी।
फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम देखे जी, कितनी तरह के हेड्स ऑफ इनकम है? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से जी? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसको देखना है जी आपने, इसको लेकर चलना है आपने, रोज़ाना का काम थोड़ा थोड़ा साथ साथ करना शुरू करना है इंशाल्लाह ताला। अब जब कल से हमारा लेक्चर आएगा तो बड़ा स्पेसिफाइड किस्म का काम क्रिएट होना शुरू होगा, आपको समझाएंगे भी कि अब आपने क्या काम करना है आज जाकर। लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आपने क्या करना है, जो भी किताब इस्तेमाल करें, मैंने कल भी आपसे कहा था कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में जब आप किताबें खोलेंगे ना तो आप देखेंगे हर राइटर ने अल्टीमेटली यही लैंग्वेज लिखी हुई है। ये जो हमें लगता है ना कि अच्छा ये आसान है, ये कुछ नहीं है भाई। लॉ में तो एक फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता, कल आपको समझा रहे थे। लॉ में तो फुल स्टॉप अगर रिमूव करना है या कोई कॉमा इंसर्ट करना है तो पूरा लेजिस्लेशन का प्रोसेस ही लगाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे? तो एक बात है, लेकिन जहाँ से आप मुतमईन हो, जिस किताब से आप मुतमईन हो वहीं से पढ़िए। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आप याद करना शुरू कीजिए। आज आपने जाके डेफिनेशन को थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा याद करना। मैं ये नहीं कह रहा 100% रटा लगाना है, वो रटा मैं आपको खुद ही लगवा लूँगा, याद आपको खुद ही हो जाएगा। क्या जी? टैक्स ईयर की डेफिनेशन, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर सेक्शन 11 के अंदर हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस क्लास को और आपको लॉ पढ़ना आएगा, लॉ का खौफ रिमूव होगा आपके अंदर से, आपको खुद से चीज़ें समझ आएंगी अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे जी, कल मुलाकात होगी, यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।